अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करें जहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन ना हो, ना शोर हो, ताकि आपकी जो ऑडियो है वो बिल्कुल ठीक हो और मैं उसको डायरेक्ट प्ले कर दूँ। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें इम्तियाज़ साहब ने भेजी है। ये बताते हैं बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध से है और वहाँ पे बेसिकली एक गांव है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। ये बताते हैं कि जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, मैट्रिक ये कर चुके थे, तो इनके घर वाले चाहते थे, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल पोजीशन इनकी ठीक नहीं थी। इनके घर वालों की ख्वाहिश थी कि किसी इदारे में जो है वो जॉब अप्लाई करें और अगर इनको जॉब मिल जाती है तो ये साथ साथ पढ़ाई भी करें और जॉब भी करें। ये बताते हैं कि इसी दौरानिया में मैंने मुख्तलिफ़ इदारों में अप्लाई करना शुरू किया और साथ साथ जो है वो एक टेक्निकल जो डिप्लोमा होता है वो करना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी अर्से कोशिश करता रहा लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। बिल आखिर मेरा जो डिप्लोमा था वो कंप्लीट हो गया और जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मैंने एक बहुत बड़ी स्टील मिल है वहाँ पे अप्लाई किया और जैसे ही मैंने वहाँ पे अप्लाई किया तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। ये बताते हैं कि जो इंटरव्यू कॉल थी ये कराची से आई थी और मुझे कराची जाना था, वहाँ जाके इंटरव्यू देना था और अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती तो मुझे उसके बाद कराची में ही रिहाइश इख्तियार करनी थी। खैर, ये पूरी तैयारी वगैरह करके गए, इन्होंने बहुत अच्छी तरह इंटरव्यू दिया और जो भी टेस्ट वगैरह था वो क्लियर किया और इनकी किस्मत जाग उठी कि इनकी वहाँ पे जॉब हो गई। अब ये बताते हैं कि जॉब मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर ली थी और अच्छी बात ये थी कि वहाँ कंपनी के अंदर ही एक रूम था जो मुझे शेयरिंग बेसिस पे मिल चुका था। अब मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि मैं 2-3 महीने जब एक साथ काम कर लूँ तो उसके बाद इकट्ठा 10-15 दिन की छुट्टियाँ लेके जाऊँ और अपने घर वालों से, अपने गाँव वालों से मिल के आ सकूँ। और ऐसे ही होता था कि कोशिश करते थे हर 2-3 महीने में एक गाँव का चक्कर लगा लें। अब ये बताते हैं कि इस दफ़ा 6 महीने हो चुके थे और मैंने छुट्टियाँ भी नहीं ली थी और ना गांव का चक्कर लगाया था। घर वाले भी काफ़ी अरसे से मुझसे ज़िद कर रहे थे कि अब बहुत हो चुका है, तुम यहाँ पे आओ, कुछ टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करो। खैर, इन्होंने अपनी मैनेजमेंट को एक एप्लीकेशन दी कि मैं अब गांव जाना चाहता हूँ 10-15 दिन के लिए और मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया और जैसे ही इनको अप्रूवल मिला तो इन्होंने अपने गाँव जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। ये बताते हैं कि इनके गांव का रास्ता तकरीबन 7-8 घंटे पे मुश्तमिल था। ये पूरी तैयारी कर चुके थे और इनकी कोशिश यही थी कि रात के तकरीबन 9 या 10 बजे तक गांव पहुंच जाएं। अब जब ये निकले तो टाइम पे निकले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में कुछ इस तरह के मामलात हुए, गाड़ी ख़राब हो गई और गाड़ी ख़राब होने के साथ साथ ये है कि कुछ ड्राइवर की भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उस चक्कर में देर लग गई। तो ये बताते हैं कि गाँव मुझे पहुँचना था 9 साढ़े 9 बजे और जब हम गाँव पहुँचे तो रात के तकरीबन 1 बज रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा देर थी। अब इनका जो रास्ता था वो वीरान रास्ता था। उस स्टॉप से इनको तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। अब ये एक कशमकश का शिकार थे, ये सोच रहे थे कि रात यहीं पे गुजार लेता हूँ, सुबह चला जाऊँ। लेकिन इनके जहन में ये भी आ रहा था कि कितने अरसे बाद आ रहा हूँ, अगर रात यहाँ गुजार लूँगा तो घर वालों की एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। घर वाले भी ज़ाहिर सी बात है इनके वेट कर रहे थे। काफ़ी देर ये वेट करते रहे कि कोई कन्विंस मिल जाए, लेकिन इत्तफ़ाक़ है कि इनको कोई कन्विंस नहीं मिली और इन्होंने यही सोचा कि मैं ये जो रास्ता है अकेले तय कर लेता हूँ। और ये जो रास्ता था मुकम्मल तौर पे समझ लें कि बंजर था, वीरान था, दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं थी और 4-5 किलोमीटर के बाद फिर इनका गांव था जो शुरू हुआ करता था। ये बताते हैं कि बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैंने सफ़र का आगाज़ किया और मैं पैदल चलने लगा। मेरी कोशिश ये थी कि जितना जल्दी हो सकता है ये सफ़र तय कर लूँ। मुश्किल से 1-1.5 घंटे का सफ़र था और रात का टाइम था, बस ये डर था। ये बताते हैं कि मैं चलता चलता सीधा सीधा अपने गांव की तरफ जा रहा था और मैं बार बार इधर उधर देख रहा था कि शायद कोई रास्ते में मुसाफिर मिल जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि हमेशा एक से भले दो हुआ करते हैं। और ऐसे ही हुआ कि इनको चलते चलते अभी 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि इन्होंने देखा कि एक फ़ैमिली है जो आगे की तरफ खड़ी हुई है, जिसमें एक मियाँ बीवी और एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं। यानी ये 4 अफराद पर मुश्तमिल एक फ़ैमिली थी जो इनके स्टॉप से तकरीबन 15-20 मिनट के रास्ते पर खड़ी हुई थी। तो जब इन्होंने उनको देखा तो इनके दिल में भी काफ़ी उम्मीदें जागी। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये भी गाँव जाना चाहते हो और इन्होंने उनसे सलाम दुआ की। उसके बाद उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी आपके ही गांव में जाना है और हम भी इसी चक्कर में थे कि हमें कोई रास्ते में मिल जाए तो हमारी सेफ्टी भी हो जाएगी
और सफ़र भी जल्दी तय हो जाएगा। खैर ये भी खुश थे और वो जो सामने वाली फैमिली थी वो भी खुश थी कि इन दोनों को एक सहारा मिल चुका था। अब ये बताते हैं कि हम लोगों ने चलना शुरू किया और 15-20 मिनट ही हुए थे कि मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं और किसी ऐसी ज़बान में बात कर रहे हैं जो हमारे गांव की नहीं है या मुझे नहीं आती। खैर मैंने सोचा कि हो सकता है किसी और इलाके से बेसिकली इनका ताल्लुक़ हो और ये उस ज़बान में बात कर रहे हों। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ सवालात उनसे पूछते तो वो हाँ हूँ में जवाब देते और ज़्यादा बात नहीं करते। हालांकि जब स्टॉप पे फैमिली इनको मिली थी तो ये लोग नॉर्मल बात कर रहे थे और उन्होंने भी यही बताया था कि गांव की तरफ जाना है इनको। खैर ये काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करते रहे और बिला आखिर काफ़ी देर ऑब्ज़र्वेशन के बाद इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो इनके मुतालिक ही कर रहे हैं, लेकिन किसी एक ऐसी ज़बान में बात कर रहे हैं जो इनकी समझ नहीं आ रही। ये बताते हैं कि मैं आगे आगे चल रहा था और वो जो फैमिली थी वो मेरे पीछे चल रही थी कि कुछ देर बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया, पीछे पलट के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी फैमिली में 4 लोग थे और उसमें से अब 3 लोग रह गए हैं। एक जो लड़की है वो मिसिंग है। अब जब मैंने पलट के देखा, कन्फर्मेशन की, तो दूर दूर तक वो लड़की मौजूद नहीं थी। तो ये बताते हैं उनकी फैमिली में जो मर्द मौजूद था, मैंने उसको मुखातिब करके कहा कि भाई अभी आपके साथ एक लड़की थी, वो कहाँ पे है? तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये कितनी स्ट्रेंज फैमिली है कि अभी 4 लोग थे, मेरे साथ चलना शुरू किया था, बातचीत कर रहे थे। अब देखते ही देखते ये लोग मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, अजीब सी ज़बान में बातचीत कर रहे हैं और देखते ही देखते इनके साथ जो लड़की मौजूद थी वो पता नहीं कहाँ पे गायब हो चुकी है। अब ये बताते हैं कि मुख्तलिफ़ सवालात मेरे जहन में थे और मैं चाह के भी उनसे मज़ीद सवालात नहीं कर पा रहा था। खैर मैं इसी तरह आगे चलता रहा और थोड़ा सा मुझे फैमिली मशकूक लगने लगी। अब ये बताते हैं कि थोड़ी देर और मज़ीद में चला था, दोबारा से मैंने पीछे पलट के देखा और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो वहाँ पे 3 के बजाय 2 लोग मौजूद थे, यानी वो जो मियाँ बीवी थे वो मौजूद थे और उनका बेटा भी गायब हो चुका था। अब जब मैंने ये देखा तो दोबारा मैंने उनसे बोला कि भाई अभी आपके साथ आपका बेटा भी मौजूद था, वो कहाँ चला गया है? तो उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया और वो इतने अजीब तरीके से मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। खैर ये जो कुछ हो रहा था बड़ा स्ट्रेंज था और मैं अंदर से बहुत बुरी तरह डर चुका था। बहरहाल मैंने जब उनकी मुस्कुराहट देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया यकीनन ये कोई और मखलूक है या कुछ और चक्कर है। अब मैं ये सोच ही रहा था कि इसी दौरानिए में जो मियाँ बीवी थे इन्होंने सामने की तरफ इशारा किया और जब इन्होंने सामने की तरफ इशारा किया तो मैंने पलट के देखा और जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि वही लड़का लड़की जो इनके साथ मौजूद थे वो सामने से चलते हुए आ रहे हैं और जैसे जैसे वो करीब आते चले आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनका कद बड़ा होता चला जा रहा है या वो लंबे होते चले जा रहे हैं। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे ही वो मज़ीद करीब पहुँचे तो अब बाकायदा ऐसा लगने लगा जैसे कि वो हवा में फ़्लोट कर रहे हैं या उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया है। अब जब मैंने ये मंज़र देखा तो मुझे यकीन हो चला कि यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है जो मेरे सामने मौजूद है। अब इन्होंने अपने हवास पे काबू पा के मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि मैं जैसे जैसे भाग रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था मेरे पीछे कोई आ रहा है और कभी ऐसा लगता कि कोई उड़ता हुआ मेरे बराबर में आ गया है और कभी ऐसा लगता कि मेरे सामने से कोई गुजरा है और मुसलसल मुझे ज़ोर ज़ोर से मुख्तलिफ़ लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। खैर मेरा सफ़र आधे से ज़्यादा हो चुका था, मैं मुसलसल भागता रहा और बिला आखिर मुझे एक जगह नज़र आई जहाँ पे मैंने देखा कि बल्ब लगा हुआ है और वहाँ पे उसके बाहर एक चारपाई पड़ी हुई है और उस चारपाई पे शायद 2 लोग हैं जो सो रहे हैं। ये बताते हैं जैसे तैसे मैं करके वहाँ उस चारपाई के पास पहुँचा और उस चारपाई के पास जाके मैं एकदम गिर गया। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं चारपाई के पास जाके गिरा तो चारपाई के ऊपर जो 2 लोग सो रहे थे वो एकदम से उठ के बैठ गए। वो गाँव के ही लोग थे और उन्होंने मुझे इस तरह परेशान देखा तो एकदम पूछने लगे कि बाबू खैर तो है। ये बताते हैं कि मैंने उनको बताया कि अभी पीछे मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है और मुसलसल मेरा जो है कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में इंसान नहीं है, वो दीगर मखलूक़ात हैं। खैर वो जो लोग थे बेचारे बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने इनको पलंग पे बिठाया, इनको पानी वगैरह पिलाया, इनको हौसला दिया और इनको कहा कि परेशान नहीं हो, हम देख लेते हैं। खैर वहाँ पे जब ये बैठे तो इन्होंने मुसलसल आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और उसके बाद ये बताते हैं तकरीबन मैं 1 घंटे तक वहाँ पे बैठा रहा और मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत बतदरीज बेहतर होती आ रही है। खैर वो जो लोग थे वो बहुत अच्छे लोग थे बेचारे, उन्होंने फिर बाकायदा मुझे मेरे गांव तक छोड़ा, मेरे घर तक पहुंचाया और उसके बाद मेरे घर वालों के हवाले किया और मैंने उनका वासी पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे जो कुछ हिस्सा है, ये जो वीरान रास्ता है, यहाँ पे अक्सर इस तरह की मखलूक़ात दिखाई देती हैं और बहुत सारे और लोगों ने भी इन मखलूक़ात को यहाँ पे विटनेस किया है। ख़ास तौर पे जो फैमिली का जिक्र आप कर रहे हैं, इस तरह की फैमिली यहाँ पे नॉर्मली नज़र आया करती है।
ये बताते हैं कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, लेकिन बहरहाल घर पहुंचने के बाद तकरीबन मैं 1 हफ़्ते तक शदीद बीमार रहा और मेरे जो घर वाले थे मुसलसल मुझ पर दम दरूद करते रहे, मुझ पर पड़ा हुआ पानी फेंकते रहे, फिर जाके मेरी तबीयत बेहतर हुई। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें ताबिश साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये 2017 और 18 का जिक्र करते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि ये शाहर फैसल पे एक बहुत मशहूर दुकान है मिठाई की, उसी गली में जो बेंगलोज़ मौजूद हैं उनमें से एक घर इनका है। अब ये बताते हैं कि हम लोग 2017 में इंग्लैंड मूव हो गए थे, लेकिन बहरहाल उधर मूव होने से पहले वो जो हमारा घर था उसके बारे में बहुत सारी बातें थीं जो मशहूर थीं, जो अब भी हैं। उस घर के बारे में जब ये लोग रहा करते थे, ये बताते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते थे। जैसे कि अक्सर ऐसा होता, इन लोगों को ऐसा महसूस होता कि ये लोग खाना खा रहे हैं तो पीछे से कोई गुजरा है या कोई मूवमेंट है जो इनको घर में महसूस हो रही है, या जैसे आमतौर पे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह गुम हो जाती हैं या चली आती हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे ये चीज़ें रखते वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिलती और जब पूरा ढूंढने के बाद बैठ जाते तो उसी जगह से वही चीज़ मिलती जो वहाँ पे नहीं थी। इसके साथ साथ अक्सर ये कहा करते थे कि इनके घर में दूसरे लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, ख़ासतौर पे मोहल्ले वालों ने, कि रात के वक्त इनकी छत पे एक औरत है जो टहलती हुई नज़र आया करती है। खैर, इनके जो फादर थे वो थोड़ी सी अलग तबीयत के मालिक थे और उनका कहना था ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बनाई हुई बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ास तौर पे जो भी बात होती थी इनके फादर इन पे डाल दिया करते थे कि हर चीज़ के ज़िम्मेदार तुम हो। अगर कोई शिकायत आती तो इनके फादर इनसे पूछते और अगर कोई भी बात होती तो इनके फादर इनको शक की निगाह से देखा करते थे। अब ये बताते हैं कि हर साल जब से हम पाकिस्तान से मूव हुए थे तो नवंबर या दिसंबर का महीना हम लोग पाकिस्तान में ही गुजारा करते थे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में या जनवरी में आमतौर पे वेदर ठंडा हुआ करता है। खैर, इसी तरह ये बताते हैं कि 2019 की बात थी और इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो फैमिली के साथ इंग्लैंड में ही रहा करते थे। ये बताते हैं कि उन्होंने, यानी इनके दोस्त ने इनसे कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा हूँ और अभी इत्तफाक से मेरे पास वहाँ पे कोई घर मौजूद नहीं है। अब ये जो साहब हैं ये बताते हैं कि क्योंकि मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और घर में आना जाना था, तो इन्होंने अपने दोस्त को ऑफ़र कर दिया कि जब तुम पाकिस्तान जाओ तो हमारा घर खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके रह लेना और जब वापस आओ तो उसको लॉक करके आ जाना। वैसे वहाँ पे एक चौकीदार भी हुआ करता है। खैर, वो जो साहब थे उनको ये जो ऑफ़र थी बड़ी माकूल लगी। उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब तक मैं पाकिस्तान में रहूँगा कराची में तो मैं इनका घर यूज़ कर लूँगा और जब वापस आऊँगा तो जो चौकीदार वगैरह है उसको चाबी दे के आ जाऊँगा। और वो अपनी फैमिली के साथ जो है फिर वो लंदन से कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आ गए। अब ये बताते हैं कि पाकिस्तान जब ये आए, इनके घर में गए तो 1-2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक दफ़ा इनकी फैमिली होती वो खाना खा रही थी, तकरीबन रात के 9:30-10 बजे का टाइम था, कि एकदम से इन लोगों को महसूस हुआ जैसे कोई छत पे से उतर रहा है और सीढ़ियों की तरफ आ रहा है। अब ये जो आवाज़ थी ये बिल्कुल वाज़ेह आवाज़ थी और इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था और सब घर वालों ने आवाज़ सुनी थी और सब सीढ़ियों की तरफ देखने लगे जैसे अब कोई उतरेगा, नीचे आएगा। अब इनको सिक्योरिटी इशू भी था कि ऐसा तो नहीं है कोई घर में कूद चुका है, कोई चोर मौजूद है या इस तरह की कोई एक्टिविटी है जो हो रही है। खैर, बहरहाल ये लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे, कोई नहीं उतरा, लेकिन आवाज़ प्रॉपर आ रही थी। इसी तरह ये बताते हैं कि उसी रात को 2 या 3 बजे का टाइम था, मैं सोने की कोशिश कर रहा था। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पे कोई सामान रखा हुआ है, उस सामान को घसीटा जा रहा है, यानी कि छत पे कोई मौजूद है और बाकायदा ऐसा लग रहा है सामान को खींच रहा है। खैर, इन्होंने फिर दोबारा से उसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये छतें आपस में मिली हुई हैं, बराबर वाले घर से आवाज़ आ रही हो, और टोटल इग्नोर कर दिया। इसी तरह ये बताते हैं कि 2-3 दिन बाद इनको किसी प्रोग्राम में जाना था। अब क्योंकि जब तक इनको एक घर यूज़ करना था तो घर में सारी चीज़ें मौजूद थी, फ्रिज भी मौजूद था, तो इन्होंने जो भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी वो ला के फ्रिज में रख दी थी, जैसे कि ख़ास तौर पे गोश्त ला के रख दिया था, दूध ला के रख दिया था। तो बहरहाल ये बताते हैं कि हम लोग किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गए और रात के तकरीबन 2 बजे तक वापस आए। और जब हम रात को 2 बजे के करीब वापस आए तो हमने देखा कि किचन खुला हुआ है, उसकी लाइट खुली हुई है, और जब हम उसके अंदर गए तो हमने देखा कि फ्रिज का जो दरवाज़ा है वो भी खुला हुआ है, और ना सिर्फ खुला हुआ है, बाकायदा उसमें से चीज़ें आगे पीछे गिरी हुई हैं, जैसे दूध नीचे गिरा हुआ था। उसके अलावा कुछ गोश्त के टुकड़े थे जो फ्रिज के अंदर मौजूद थे, और कुछ गोश्त के टुकड़े थे वो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे हुए थे। यानी बज़ाहिर देख के लग रहा था कि किसी ने बाकायदा कच्चा गोश्त जो है उसको खाया है और जो बचा हुआ है वो छोड़ दिया है। अब ये देख के हम बड़ा हैरान हुए।
हमने फिर अपने दोस्त को यानी जिन साहब की ये घर था, ये प्रॉपर्टी थी, उनको कॉल की। उनसे बोला कि भाई इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं यहाँ पे, कहीं ऐसा तो नहीं है चौकीदार इस तरह की हरकतें करता हो। अच्छा, थोड़ी सी गलती इन साहब की भी थी जिन्होंने अपने घर की चाबी दी थी। इनको चाहिए था कि ये उनको बता देते कि इस घर में इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते हैं। इन्होंने बग़ैर बताए चाबी दे दी थी, उनको भी पता नहीं था। खैर, इस तरह के वाक़यात चलते चले आ रहे थे। अब ये बताते हैं कि अगले दिन ऐसा हुआ, रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। एकदम से इनको महसूस होना शुरू हुआ जैसे छत पे कोई मुसलसल भाग रहा है। अच्छा, इनके जहन में तो पहले चौकीदार ही चल रहा था कि चौकीदार इन सब चीज़ों के पीछे इन्वॉल्व है। खैर, इन्होंने काफ़ी देर तक जब आवाज़ें सुनी तो इन्होंने सोचा कि मैं छत पे आके देखता हूँ। अब जब ये जैसी छत पे आने के लिए सीढ़ियों की तरफ गए तो इनकी नज़र बाहर की तरफ पड़ी, और जब इनकी नज़र बाहर की तरफ पड़ी तो इन्होंने देखा कि चौकीदार तो नीचे बेचारा अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, यानी कि ये कन्फर्म था कि छत पे चौकीदार मौजूद नहीं है। अब इन्होंने ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना बेहतर समझा। ये नीचे गए, चौकीदार को सारा मामला बताया कि इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, कोई छत पे मौजूद है। अब चौकीदार जो था वो गन के साथ था, वो एक्टिव हो गया। उसने बोला चलें हम लोग चल के देखते हैं, अगर कोई होगा तो उसको पकड़ लेंगे, हो सकता है कोई चोर आ गया हो। खैर, ये जैसे तैसे करके छत की तरफ बढ़ने लगे। अब ये बताते हैं जैसे ही सीढ़ियाँ ख़त्म हुई और सामने छत नज़र आना शुरू हुई तो जो बराबर वाला घर था उसकी लाइट हमारी छत पे थोड़ी थोड़ी आ रही थी। हमारी अपनी छत पे तो कोई लाइट मौजूद नहीं थी। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ये लोग छत की तरफ गए, इन्होंने देखा कि सामने चेयर पड़ी हुई है, और वो भी टूटी हुई चेयर है, और उसके ऊपर बाकायदा एक औरत है जो बैठी हुई है। उसकी जो पीठ है वो इनकी तरफ है और उसका मुंह आगे की तरफ है, और पीछे से देखने पे लग रहा है कि उसने शायद वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और उसके जो बाल हैं वो आगे की तरफ यानी उसके मुंह की तरफ गिरे हुए हैं। लेकिन पीछे से ही पता चल रहा है कि उसके बाल इस कदर लंबे हैं कि वो ज़मीन को छू रहे हैं। अब जब इन्होंने ये मंज़र देखा, चौकीदार ने ये मंज़र देखा, तो ये बड़े हैरान हुए और ये सोचने लगे कि आखिर ये कौन पागल औरत है जो हमारी छत पे आके बैठ गई है और उसका यहाँ पे क्या काम है। खैर, बहरहाल गार्ड जो था उसने वहीं से एक आवाज़ लगाई, ये औरत तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। जब गार्ड ने ये कहा तो उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, ना मुड़ के देखा। अच्छा, ये जो गार्ड था इसने गन अपनी जो है वो लोड की और फिर ज़ोर से बोलने लगा कि अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये बताते हैं कि जब गार्ड ने दोबारा ये कहा तब भी उस औरत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब ये दोनों परेशान हुए कि अजीब पागल औरत है। खैर, ये फिर आगे बढ़ने लगे। इन्होंने सोचा कि आगे जाके देखते हैं और अगर ये मूव करेगी तो उसको गोली मार देंगे। खैर, ये दोनों जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे ही उस औरत ने एकदम से पलट के इनकी तरफ देखा, और जब उसने पलट के देखा तो ये बताते हैं कि वो जो औरत थी उसका बाकायदा झलसा हुआ जला हुआ चेहरा था, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई काला चेहरा है, और उस चेहरे पे हज़ारों नहीं लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं, और उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल लाल अंगारा आंखें थीं, जैसे कि आमतौर पे किसी इंसान की आंखें नहीं हो सकती। खैर, हमारा जो गार्ड था उसने एकदम से गन लोड की और उस औरत की तरफ कर ली। अब ये देख के वो जो औरत थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया उसने, और जब उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया तो ये सब परेशान हो गए। इनकी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, इसी दौरानिए में एकदम से वो औरत खड़ी हुई और उसने बाकायदा फ्लोट करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि वो हवा में उड़ ली है और इनकी तरफ बढ़ने लगी। अब जब इन्होंने ये मंजर देखा तो ये भी और गार्ड भी जैसे तैसे करके सीढ़ियों की तरफ भागे। इसी दौरानिए में गार्ड जो था उसके हाथ से गन गिर गई, और ये जो साहब थे जो इनके दोस्त थे, इनका पाँव मुड़ा और ये सीढ़ियों पे गिर गए। जैसे तैसे करके ये लोग नीचे पहुँचे, और जब ये नीचे पहुँचे तो सारे घर वाले जाग रहे थे, और इसी दौरानिए में ये लोग जल्दी से बाहर चले गए। इन लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन ये जो औरत है ये कोई चुड़ैल है, ये कोई इंसान नहीं है। बहरहाल जब ये लोग बाहर गए तो और भी इलाके के लोग थे वो आ गए, और भी गार्ड्स थे वो भी आ गए, और फिर इन्होंने काफ़ी देर वेट करने के बाद इस घर को लॉक किया, और वहाँ करीब ही एक होटल था, वहाँ जाके रात गुजारी। सुबह इन्होंने ये जो चाबियाँ थीं इस गार्ड को दी, और ये जो साहब हैं जिनका ये घर था उनको कॉल करके इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मज़ीद हम आपके घर में नहीं रह सकते, अब हम होटल में रह लेंगे। आपका जो घर है वो बेसिकली एक आसिफ ज़दा घर है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ मखलूक़ात हैं जो मौजूद हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।